गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी हम प्रश्न देंगे पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को ICC के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो शामिल किए गए हैं ऑप्शन नंबर सी यानी कि नितिन मेनन। अब देखिए दोस्तों, ये सबसे युवा अंपायर हैं तो इनकी एज हमको पता होनी चाहिए। तो इनकी उम्र है प्रेजेंट टाइम पर 36 ईयर और इनको ICC की तरफ से एलिट पैनल में 2020-2021 सत्र के लिए नियुक्त किया गया था। कि किसके जगह पर दोस्तों? तो इंग्लैंड के अंपायर हैं निगेल लोंग उनकी जगह पर इनकी नियुक्ति दी गई है। अब देखिए दोस्तों, एलिट पैनल में शामिल होने वाले भारत की तरफ से ये तीसरे अंपायर होंगे। पहले दो अंपायर कौन से हैं दोस्तों? वे भारत के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। कौन? श्रीनिवास वेंकटरमन तथा सुंदरम रवि। दोस्तों आपको याद करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत अंपायर के रूप में 2017 में करी और दोस्तों इन्होंने इंटरनेशनल मैच में भी अंपायरिंग कर रखी है। कितने मैचों में? तो 3 टेस्ट मैचों में, 24 ODI मैचों में तथा 16 T20 मैचों में इन्होंने अंपायरिंग कर रखी है दोस्तों। और इसके साथ आपको याद होगा कि पिछले साल यानी कि 2019 में जो IPL का फाइनल हुआ था उस मैच में भी इन्होंने अंपायरिंग की थी। किसके साथ में? तो इयन गोल्ड के साथ में दोस्तों। अब देखिए, अंपायरिंग के अलावा इन्होंने क्रिकेट मैच भी खेला हुआ भारत की तरफ से। लिस्ट A का मैच दोस्तों, उसमें अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 23 में भारत का प्रतिनिधित्व यानी कैप्टन के रूप में भी रह चुके हैं। अब देखेंगे दोस्तों हम ICC के बारे में, क्योंकि ICC से काफ़ी अधिक पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे जुड़े हुए काफ़ी ज़्यादा प्रश्न जो भारतीय हैं दोस्तों। अब हम जानेंगे ICC जो इसकी स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो 15 जून 1909 को। इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है तथा इसके पेरेंट टाइम के चेयरमैन है शशांक मनोहर और इसके CEO हैं मनु साहनी दोस्तों। अब देखिए, जो ICC है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। अब देखिए, इसका पहला नाम क्या था जब इसकी स्थापना हुई थी 1909 में दोस्तों? तो 1909 से लेकर 1965 तक इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका नाम हुआ करता था। ओके दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर के लिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो नियुक्त किए गए ऑप्शन नंबर यानी कि तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। जो इनका पिछला कार्यकाल है वो 30 जून 2020 को खत्म हो गया दोस्तों। अब जब इनका खत्म हो गया, जो उनका अगला कार्यकाल है वो चालू हुआ 1 जुलाई 2020 से इनका अगला कार्यकाल चालू हो गया। कब तक के लिए? तो 3 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक के लिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो सॉलिसिटर जनरल होता है ये कौन सा पद होता है? ये ऐसा पद होता है जो हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि जो महान्यायवादी हैं उनका दोस्तों सलाह देने का काम करते हैं। और दोस्तों ये पेशे से एक वकील का पद होता है। ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न 3 नंबर के लिए। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो बढ़ा दिया गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 साल के लिए। जो इनका पिछला कार्यकाल था दोस्तों वो 30 जून को खत्म होने वाला था, लेकिन जो इन्होंने अपना अगला कार्यकाल संभाला वो संभाला 1 जुलाई से दोस्तों। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करना होगा, जो अटॉर्नी जनरल का दोस्तों जो पद होता है ये संविधान में, भारत में दोस्तों एक संवैधानिक पद होता है। अब देखिए, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है, जो हमारी भारत सरकार है, जो हमारी केंद्र सरकार है, उसका पक्ष रखना। भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए, यहाँ तक कि जो संसद में जो कार्रवाई होती है, जो काम होता है दोस्तों, उसमें भी ये भाग ले सकते हैं, लेकिन जो वहाँ पर वोटिंग होती है उस वोटिंग में ये भाग नहीं ले सकते। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इनके साथ में एक सॉलिसिटर जनरल होते हैं और 4 अलग से सॉलिसिटर जनरल का दोस्तों एक पैनल भी होता है इनके साथ में जो काम करता है दोस्तों। ठीक है। अब देखिए, ये 15वें नंबर के भारत के अटॉर्नी जनरल है, आपको याद करना होगा दोस्तों। अब हम लिस्ट देखेंगे कि शुरू से लेकर
राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी कि नेशनल डॉक्टर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों इसको हर साल मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 जुलाई को। अब देखिए, अगर कोई सा भी दिवस मनाया जाता है तो उसके पीछे का उद्देश्य होता है, कारण होता है। दोस्तों इसका कारण ये है कि जितने भी हमारे देश के डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनकी सेवाओं के प्रति दोस्तों धन्यवाद व्यक्त करना, जागरूकता पैदा करना इसका मेन उद्देश्य। अब देखिए, अब की बार का जो डॉक्टर्स डे है ना, जो नेशनल डॉक्टर्स डे है, इसका विषय क्या है दोस्तों? इसका विषय है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। क्या? लेसन टू मोर्टेलिटी कोविड-19 इसका अब की बार का विषय है, आपको याद करना होगा। अब देखिए, जो नेशनल डॉक्टर डे है, इस सबसे पहली बार कब मनाया गया था भारत में? तो 1991 में सबसे पहली बार मनाया गया था। अब देखिए दोस्तों, ये क्यों मनाया जाता है? 1 जुलाई को दोस्तों एक हमारे बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर रहे हैं भारत के, उनका नाम है डॉक्टर विधान चंद्र राय। उनकी दोस्तों जन्मदिन और पुण्यतिथि 1 ही जुलाई को आती है और इसीलिए दोस्तों उनके सम्मान में भी इसको 1 जुलाई को ही मनाया जाता है हर साल। और दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट कि पश्चिम बंगाल यानी कि जो वेस्ट बंगाल है, उसके पूर्व में मुख्यमंत्री भी वो रह चुके हैं। नाम क्या है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय। ओके, अगला प्रश्न 5 नंबर के लिए, कोविड-19 उपचार के लिए भारत के पहले प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन कहां किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया किसने? तो दिल्ली के परिणाम के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अब देखिए, जो प्लाज्मा बैंक है इसका देख रेख कौन करेगा, इसका संचालन कौन करेगा? दोस्तों इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायोलॉजी साइंसेज, कौन? इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायोलॉजी साइंसेज इसका संचालन करेगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें सुविधा क्या दी जाएगी? इसमें सुविधा ये दी जाएगी कि जिन भी व्यक्ति को प्लाज्मा लेना होगा और जिसको भी देना होगा दोस्तों, उनमें सुचारू रूप से संपर्क कराया जाएगा, उनमें जोड़ने में मदद की जाएगी इसके माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, इसको जो चालू किया जाएगा इस बैंक को आज यानी कि 2 जुलाई 2020 से इस बैंक को चालू कर दिया जाएगा। और दोस्तों इससे जुड़े हुए जितने भी जानकारी चाहिए उसके दोस्तों एक टोल फ्री नंबर जारी करेगी दिल्ली सरकार, जल्द ही जारी करने वाली, ऐसा कहा है दिल्ली सरकार ने दोस्तों। और दोस्तों जो प्लाज्मा के थ्रू जो भी कोविड-19 का ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कारगर होते जा रहा है। इसी को देखते हुए पहले दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ खुला है प्लाज्मा के लिए दोस्तों? तो वो खुला है मुंबई में, आपको याद करना होगा। और प्लाज्मा बैंक खुला है दिल्ली में। ओके, अब हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में? तो दिल्ली के बारे में। जो दिल्ली है दोस्तों, इसकी मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। इसके गवर्नर हैं अनिल बैजल तथा इसकी पार्लियामेंट में सीटें हैं लोकसभा की 7 और विधानसभा की 70 दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस दोस्तों ये भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 में भारत की राजधानी बनी थी। और केंद्रीय परिषद बनी थी 1956 में, आपको याद करना होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके जो राजकीय जानवर क्या है? नीलगाय। पक्षी है घर में जो रहती है गौरैया वो, और फूल है गेंदे का फूल दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर के लिए, उस बैंक का नाम बताएं जिसने उद्योग के लिए तत्काल डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च करने के लिए स्विगी के साथ भागीदारी किया है। तो भागीदारी किया ऑप्शन नंबर डी यानी कि आईसीआईसीआई बैंक ने दोस्तों। अब देखिए जो स्विगी मनी है ये है क्या? तो एक प्रकार डिजिटल वॉलेट है। इसमें दोस्तों क्या कह सकते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति ने ऑनलाइन स्विगी से फूड ऑर्डर किया तो बहुत आसान तरीके से वो पैसे जमा कर सकता है वॉलेट से अपने। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर कोई भी व्यक्ति का आईसीआईसीआई बैंक में खाता है वो बहुत आसान तरीके से जमा कर सकता है। लेकिन जिन व्यक्तियों का आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट नहीं है दोस्तों, उनको अपने सरकारी दस्तावेज यानी कि जो आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनमें से कोई सा भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर इसका फायदा लिया जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें अगर ऑर्डर करते हो, पेमेंट करते हो तो कैश बैक भी दिया जाएगा स्विगी मनी के तरफ से दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसमें एक सुविधा दी गई है स्प्लिट पे का। स्प्लिट पे है क्या दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि आपने स्विगी से ऑर्डर किया 100 रुपीज़ का फूड, लेकिन आपके पास वॉलेट में 70 रुपीज़ पड़े हैं और आपको कितने चाहिए? 30 रुपीज़ और चाहिए दोस्तों। तो स्प्लिट पे सुविधा का उपयोग करके दोस्तों आप अपने वॉलेट से 70 रुपीज़ कटा सकते हैं और जो 30 रुपीज़ है वो आप जैसे पे करना चाहते हो अपने एटीएम के माध्यम से, यूपीआई पेमेंट के माध्यम से कैसे भी जमा कर सकते हो बहुत आसान तरीके से दोस्तों। अब देखिए ऐसे सेम सुविधा के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ और कंपनी के साथ दोस्तों अपनी डील कर रखी। कौन सी कंपनी है वो? तो दोस्तों ओला हो गया और अमेजोन
इंडिया होगा। तीसरी कंपनी कौन होगी? तो स्विगी होगी दोस्तों। और आपको पता होगा कि आईसीआईसीआई बैंक ने फोन पे के साथ भी पैसे सेंड करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए अपने यूपीआई आईडी से दोस्तों, जो आईसीआईसीआई बैंक का फोन पे में यूपीआई आईडी है वो है क्या दोस्तों? @IBL, ठीक है दोस्तों। और फोन पे का क्या दोस्तों? जो यस बैंक के साथ चलता है तो @YBL दोस्तों, ठीक है। इसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। अब हम देखें दोस्तों किसका? तो स्विगी के बारे में। जो स्विगी दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में दोस्तों एक कंपनी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में तथा इसके फाउंडर हैं नंदन रेड्डी, श्रीहरि महाजाल और राहुल जैमनी तथा इसके पेरेंट टाइम के सीईओ हैं श्रीहर्ष मैजिटी, सीओओ हैं विवेक सुंदर तथा सीएफओ हैं राहुल बोथरा। ओके दोस्तों, अब ये कौन सी कंपनी है? तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी है। ओके, अगला प्रश्न 7 नंबर के लिए, गुडनी जोहानसन को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? दोस्तों चुने गए ऑप्शन नंबर, यानी कि फिर से आइसलैंड के राष्ट्रपति बन गए दोस्तों। अब देखिए इनको कुल वोट का 92% दोस्तों इनको वोट मिला, लेकिन जो इनके प्रतिद्वंदी थे फ्रैंकलिन जॉनसन, उनको 6.5% का वोट मिला दोस्तों, ठीक है। 92% के साथ ये फिर से राष्ट्रपति बन गए आइसलैंड के दोस्तों, ठीक है। पहली बार राष्ट्रपति कब बने थे ये? तो 2016 में ये पहली बार राष्ट्रपति बने थे। और दोस्तों सबसे कम उम्र के आइसलैंड के दोस्तों ये राष्ट्रपति भी बने थे 2016 में। अब देखिए जो आइसलैंड में जो राष्ट्रपति बनते हैं वो केवल 4 सालों के लिए बनते हैं, लेकिन ऐसे दोस्तों कोई सी भी पाबंदी नहीं है, वो कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। जैसे कि जो अमेरिका में केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बना जाता है दोस्तों, आपको याद होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे किसके बारे में? तो आइसलैंड के बारे में दोस्तों। जो आइसलैंड है इसकी राजधानी क्या है? तो रेकजाविक इसकी राजधानी है, ठीक है। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो कैटरीन जैकोबसोदित इसके प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट कौन है? तो गुनी जोहानसन, जिसके ऊपर दोस्तों ये प्रश्न है। तथा यहाँ पर मुद्रा कौन चलती है? तो आइसलैंडिक कोरोना वहां पर मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है, पैसे चलते हैं। तो उसे देखेंगे हम 8 नंबर के लिए, 1 जुलाई 2020 से किस मंत्रालय को उद्योगम के नाम से जाना जाएगा? तो जाना जा रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय। अब देखिए इसकी घोषणा की एमएसएमई के प्रेजेंट टाइम के मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी, उन्होंने इसकी घोषणा की दोस्तों। अब देखिए कोविड-19 के संक्रमण के दौरान इसके दोस्तों नए रजिस्ट्रेशन रूल, नए दोस्तों जो भी दिशा निर्देश है उसको जारी किया गया है। किस अधिसूचना के दौरान? तो धारा 7 की उपधारा 9 के दौरान दोस्तों। और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के दौरान इसको दोस्तों जारी किया गया। और इसके थ्रू दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन को भी एक लॉन्च किया गया। आप देखिए दोस्तों जो लॉन्च किया गया ये पोर्टल है, पोर्टल का क्या नाम है? तो www.udyogam-registration.gov.in को प्लस लॉगिन करके आप जा सकते हैं। और दोस्तों ये सिंगल विंडो सिस्टम है। सिंगल विंडो सिस्टम का मतलब दोस्तों क्या होता है? कि इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति को नया बिजनेस खड़ा करना है, कोई से भी उसको छूट लेनी हो, मंजूरी लेनी हो, तो उसको कई मंत्रालयों से लेनी पड़ती है। लेकिन सिंगल विंडो में दोस्तों ये होता है कि एक जगह आपको रजिस्ट्रेशन करना है और सारे के सारे जो भी छूट है, जो भी इजाजत है, अलग अलग मंत्रालय से ले ली जाएगी और दे दी जाएगी, बहुत आसान तरीके से दोस्तों। अब देखिए इस पोर्टल में करना क्या होगा दोस्तों? अपने आधार नंबर से सिर्फ पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। किसी एक इंडस्ट्री के लिए अगर आप एक ही आधार नंबर पर दूसरी इंडस्ट्री को रजिस्ट्रेशन कराते हो दोस्तों, तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए भारत सरकार ने एमएसएमई का एक नया दोस्तों उदाहरण दिया है। आपको पहचानना होगा कि दोस्तों जो सूक्ष्म उद्योग है वो किस श्रेणी में आएंगे। अगर कोई व्यक्ति दोस्तों अपना 1 करोड़ मैक्सिमम निवेश करता है अपने उद्योग में दोस्तों और उसमें फायदा कमाता है 5 करोड़ तक, तो उसको सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत में लाया जाएगा दोस्तों। अब देखिए जो लघु उद्योग है वो दोस्तों 10 करोड़ से लेकर के 50 करोड़ तक अपने उद्योग में लगाता है दोस्तों और कमाता है 250 करोड़ रुपए तक, तो उसको लघु उद्योग में लाया जाएगा। और दोस्तों जो मध्यम उद्योग में उन बिजनेस को लाया जाएगा दोस्तों जो 50 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ तक के पैसे लगाते हैं अपने बिजनेस में दोस्तों और वो कमाते हैं, तो उनको कहा जाएगा मध्यम उद्योग, ठीक है दोस्तों। आपको याद करना होगा। ओके, अब हम देखेंगे अगला 9 नंबर के लिए, किसने नाडा ऐप लॉन्च किया है जो एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी प्रदान करता है दोस्तों।
प्रदान करता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको लॉन्च किया है किरण रिजिजू। ये भारत के प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री हैं दोस्तों। अब देखिए जो ये ऐप है इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है नाडा इंडिया। क्या, नाडा इंडिया इसका नाम है दोस्तों। अब देखिए जो यहाँ पे नाडा है इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, जो नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। अब देखिए इसको लॉन्च क्यों किया गया दोस्तों, लॉन्च इसलिए किया गया जो हमारे कोच होते हैं, जो एथलीट होते हैं, उनको जागरूकता पैदा करने के लिए। किस विषय में, कि दोस्तों खेलने के दौरान वो जो भी प्रतिबंधित पदार्थ है उनका सेवन ना करें। यानी कि दोस्तों काफ़ी मामले में ये भी देखा है कि जो खिलाड़ी होते हैं उनको पता नहीं होता है कि कौन से पदार्थ को प्रतिबंधित कर रखा है, यानी खेलने के दौरान वो उसका सेवन नहीं कर सकते। इस कारण उनको दोस्तों डोपिंग एजेंसी दोस्तों उसको डोप कर देती है, उनको बैन कर देती है कुछ साल के लिए, और जो भी उनका करियर है वो खराब हो जाता है। तो उसको बचाने के दोस्तों इस ऐप को लॉन्च किया गया और सारी की सारी जानकारी इस ऐप में डाल दिया गया। इसको लॉन्च किसने किया, तो भारत के प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने इसको लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो नाडा है दोस्तों इसकी मुख्यालय का है, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके दोस्तों महानिदेशक हैं प्रेजेंट टाइम कर नवीन अग्रवाल, तथा दोस्तों इसका आदर्श वाक्य है ऑटो प्ले फेयर। क्या, ऑटो प्ले फेयर इसका आदर्श वाक्य है। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे अगला प्रश्न 10 नंबर के लिए। प्रथम प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार आधिकारिक सांख्यिकी 2020 किसे मिला है दोस्तों, ये मिला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चक्रवर्ती रंगराजन को मिला दोस्तों। अब देखिए आपको दोस्तों फोटो देख रहे हैं, आप उनको पहचान गए होंगे, और इन दोस्तों जो नाम है देखा कुछ ज़्यादा लग रहा है। कहाँ देखा दोस्तों, कि हमने इनको जो हमारे नोट होते हैं, जो हमारे पैसे हो दोस्तों वहाँ पर देखा, क्योंकि ये पूर्व में आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं और इनका सिग्नेचर हुआ करते थे नोटों के ऊपर। वहां पे दोस्तों हमने बहुत इनका नाम देखा हुआ है। और दोस्तों इनको पहला प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का अवार्ड मिला, जो पहला होता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, आपको याद करना होगा। और दोस्तों जो इनकी जो अवार्ड दिया गया वो जितने भी सोशल मीडिया के दोस्तों प्लेटफॉर्म थे वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग किया गया, लाइव तरीके से दिखाया गया था, बहुत आसान तरीके से दोस्तों। अब देखिए ये प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद का दोस्तों ये नेतृत्व भी कर चुके हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो सांख्यिकी दिवस है ये कब मनाया जाता है दोस्तों, ये हर साल मनाया जाता है 29 जून को, और 29 जून को दोस्तों इनको ये अवार्ड दिया गया था। ओके, अब हम देखेंगे जो हमने कल के वीडियो में प्रश्न पूछा था दोस्तों। हमने पूछा था कि मध्य प्रदेश में किसने ग्रामीण महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए दीदी वाहन सेवा को शुरू किया दोस्तों, शुरू किया गया ऑप्शन नंबर, यानी कि ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से शुरू किया गया दोस्तों। ये जो आदिवासी मध्य प्रदेश के दोस्तों महिलाएं होती हैं उनके द्वारा ये चालू करने वाली योजना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किसने दिया है, तो दिया है विजय कुमार, कुणाल कुमार सिंह, मयूरी भारद्वाज, अमित मलिक, प्रीति सिंह और यश कुमार। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न। दोस्तों आज का प्रश्न है कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पीपीई का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पेपर में तो पूछा ही जाएगा। ओके, अब देखिए इस प्रश्न का दोस्तों आपको देना है कमेंट में जवाब, और जितना भी आता है दोस्तों सारा लिख दीजिएगा और अपनी राय अवश्य दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा अवश्य, क्योंकि दोस्तों हमारा ही मन लगा रहेगा और वीडियो बनाने में। और आपको वीडियो हमारी कैसी लगती है इसके बारे में अवश्य बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।